আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতজি, তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য জয়দীপজিকে অনুরোধ করব পুষ্পস্তবকটি বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রূপাঞ্জনা মিত্র, এটাকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য, এবং আমাদের অন্যতম অতিথি মাননীয় শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীজিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। প্রথমেই স্বাগত ভাষণ রাখবার জন্য এবং বিষয়ের উপর আলোকপাত করবার জন্য আমি অনুরোধ করবো ডক্টর শাহাব খানদানিজিকে। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र जी शेखावत जी और उनके साथ पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो पिछले 5 साल से मैं ये कहूँगा कि किस ढंग से भाजपा को यहाँ पर शासन में लाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सोच हमेशा ऐसी ही रही है कि किस ढंग से हम बंगाल को पुनर्जीवित कर सके। बंगाल ने जो अपनी ख्याति खोई है, बंगाल ने जो अपना मार्ग खोया है, उसको हम किस ढंग से वापस ला सके, उसके लिए ये माननीय कैलाश जी पिछले 5 साल से जिस तरह से गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर और हर समय महीनों के अंदर में, कोरोना काल के अंदर में भी ये जो है पश्चिम बंगाल में आकर इन्होंने जिस ढंग से पार्टी को और पूरे प्रदेश के अंदर में उसको जीवित करने का जो प्रयास किया है, उसको मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की सभी की तरफ से एक अंदर से जो है अपने हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन जनाता हूं। उसके अलावा यहाँ पर उपस्थित कलकत्ते से और पश्चिम बंगाल से जो भी शिल्पी और जो भी काम करने के यहाँ पर जो उपस्थित है, सभी का जो है मैं स्वागत करता हूँ। आज का विषय वैसे तो बहुत कठिन है, लेकिन जो है अगर हम लोग देखें तो बहुत ही सहज स्वभाव से इसको हम जो है वो पूरा भी कर सकते हैं। विषय है कि कैसे बंगाल को फिर से रिजुवेनेट किया जा सके। बोलने के लिए तो ये हम लोग सब जानते हैं कि पिछले 50 साल से पश्चिम बंगाल के अंदर में कोई भी उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसकी जो है किस ढंग से उसके विकास के लिए ये बोला जाए तो कोई भी काम नहीं हो सका है। यहाँ पर जो शुरू के अंदर में जो 1977 से लेकर अगर देखा जाए जो 34 साल तक जो वामफ्रंट थी, उन्होंने कल कारखानों को बंद करने का ही जो है सबसे ज्यादा काम किया। यहाँ पर कोई भी ज्यादा उद्योग जो है वो नहीं लग पाए। उसके बाद जो माँ माटी मानुष का नारा देकर जो सरकार आई, उसके पीछे सबकी जो है आकांक्षा थी, सबकी आशाएं थी कि शायद बंगाल जो है वो फिर से पुनर्जीवित हो सकेगा। लेकिन हम सबको ये आभास है, ये एहसास है और हम सब देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हो सकी है। अगर मैं पूरे बंगाल की के अंदर के संभावनाओं का जिक्र करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस ढंग से कोयला क्षेत्र ये पूरा अपना धनबाद से लेकर बर्धमान तक, उसके अंदर में सभी जिले आ जाते हैं, पुरुलिया भी आ जाता है, विष्णुपुर भी आ जाता है, बांकुड़ा भी आ जाता है। किस ढंग से यहाँ पर व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन हम जो है उसको कुछ भी करने में हम असफल रहे। किस ढंग से कोल माइंस को हम सरकारी जो की जो नीयत जो थी, नीति जो थी, उसका सहारा लेकर उसके साथ समन्वय नहीं करके बोला जाए तो हम अपने स्वार्थ से ही इनका जो है कोल माइनों का जो है दोहन करते रहे। पिछली सरकार ने हमको दिखाया, पिछली वामफ्रंट की सरकार जाने के पहले ये उसने दिखाया कि 10,000 एकड़ जमीन का जिंदल समूह से हम जो है करार करके इस कैसे जो है वो हम लोहे की इस्पात के कारखाने बैठाएंगे, लेकिन उसके अंदर में भी असफल रहे।
बोला ये जाए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में हर क्षेत्र के अंदर अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हम पिछली सरकारें विकसित करने के अंदर में जो है बिल्कुल असफल रही, विफल रही। अब जो है वो सारी संभावनाएं विद्यमान है। मैं ये जरूर आशा करता हूँ कि आने वाली सरकार केंद्र के साथ समन्वय करते हुए आपके लिए जो है कृषि क्षेत्र में हो, माइनिंग के क्षेत्र में हो, खदान के क्षेत्र में हो, लोहे के क्षेत्र में हो, कोयले के क्षेत्र में हो, आपके कॉटन के क्षेत्र में हो, आपके जो है जूट के उद्योग में हो, आपके चाय के उद्योग में हो, हर कोई भी उद्योग के अंदर में उसमें काम करके उसको सफलता जो है पाकर बंगाल को जो है आगे बढ़ा सकती है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो केंद्र और राज्य सरकार के अंदर सहमति जो है चाहिए। आप लोग आए दिन देख रहे होंगे कि किस ढंग से राज्य सरकार केंद्र के साथ हाथ से हाथ नहीं मिलाकर किस ढंग से उसके साथ में विरोध करके यहाँ के नागरिकों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के जनगण को जो है केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जो है वंचित रख रही है। हम यहाँ पर कोरोना काल के अंदर में भी अगर जो है आयुष्मान योजना का, जिसके अंदर में छोटे से छोटे आदमी को 5 लाख रुपए तक की जो है उसके अपने आप को मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल सहायता पाने की जो योजना थी उसे भी वंचित रखा। किसानों को आपने कल भी देखा होगा, प्रधानमंत्री ने खुले शब्दों में कहा कि यहाँ की सरकार किसानों से भी विमुख रही है और उसने उनको जो सरकार का किसानों के किसान सम्मान निधि है उसका भी जो है उन्होंने उनको लाभ जो है दिया है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार जो है किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में किस ढंग से उसने नए 3 कानून कोरोना काल के अंदर में उनको लाकर ये दिखाया है कि कृषि को और के साथ में एग्रो इंडस्ट्री को किस ढंग से अगर हम जो है उसको आगे बढ़ाएं, किस ढंग से हम सप्लाई चेन को आगे बढ़ाएं तो उसके कारण कृषि के अंदर में भी जो है रोजगार की संभावनाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। और उस संभावनाओं से हम ये भी कर सकते हैं कि वहाँ के जो है गाँव से जो लोग बाग जो है वो शहरों की तरफ आए हैं उनको भी हम रोक सकते हैं और वहाँ की जो है वो हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ये बोलने की हमें शर्म आती है और सोचने के अंदर में मन जो है बहुत ही झिझक जाता है, खराब लगता है कि पिछली सरकारें सब कुछ जान ली जो है कुछ भी करने में सफल नहीं हुई। हर समय केंद्र के साथ जो है वो विरोध करके ही यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके केंद्र के अंदर में अपनी सत्ता को काबिज करके रखने में ही जो है उनकी ज्यादा रुचि रही है। इतना बताकर मैं अपने संक्षिप्त भाषण को, आपके जो है ये जो उद्बोधनी भाषण को मैं यहाँ समाप्त करूंगा और जो दूसरे वक्ता है उनसे जो है वो हम अपेक्षा करेंगे कि वो ज़्यादा इस पर रोशनी डालें और आप लोगों के समक्ष में कैसे हम बंगाल को पुनर्जीवित कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। আমি অনুরোধ করব রূপা ভট্টাচার্য, ইফ আই এম নট রং, রূপাকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসবার জন্য। সাভারজি আমাদেরকে প্রথম তার বক্তব্য রেখেছেন এবং খুব নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে আগামী আলোচনা কোন পথে এগোবে। তো সেই জন্য আমাদের তরফ থেকে ছোট্ট একটা টোকেন অফ লাভ আমি অনুরোধ করব সাভারজি। আমি অনুরোধ করবো হাততালি দিয়ে
अगर ये कहूँगा कि बंगाल के इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यवसायी गण ऐसे जहाँ बैठे हैं, ऐसी अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित सारे तमाम भद्र पुरुष महिलाएं, कल शाम को लगभग यही समय होगा, इससे भी कुछ ज्यादा, 8 बजे के आसपास आदमी कैलाश जी ने मुझे फोन करके पूछा कि तुम कहाँ हो। मैंने भाई साहब से कहा कि मैं कल कलकत्ता, मैंने जवाब ये दिया था कि मैं कल रात तक कलकत्ता पहुंचूंगा। भाई साहब ने मुझे पूछा कि नहीं अभी कहाँ हो, तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया कि मैं आप बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है, मैं ठीक पाकिस्तान के बॉर्डर पर आखिरी पोस्ट पर खड़ा हूं, देश के ठीक दूसरे कोने पर। और भाई साहब ने मुझे आदेश किया कि तुमको शाम को 6 बजे कलकत्ता में कार्यक्रम में मेरे साथ में रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, जिस थॉट ऑफ स्कूल से हम, स्कूल ऑफ थॉट से हम आते हैं सब लोग, कि जो कुछ कहा गया है, जो कुछ आदेश है, उसका अक्षर से पालन होना चाहिए। मैं वहां से निकल करके 450 किलोमीटर सुबह रवाना, 6 बजे रवाना होकर 450 किलोमीटर ड्राइव करके जोधपुर पहुंचा। जोधपुर में कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम करके केवल 30 सेकंड के लिए माँ का आशीर्वाद लेने के लिए घर गया और वापस गाड़ी में बैठ करके चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के यहाँ पहुंचा। भागते दौड़ते हुए आप लोगों के बीच में आया। उसके बाद में मंच आने के बाद मुझे पता लगा है कि मुझे किस सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कैलाश जी, मैं सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ, आयोजकों का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मुझे आप सबसे बातचीत करने का, आप सबसे मिलने का, आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है। मित्रों, विषय हाउ द स्टेट ऑफ बंगाल कैन बी रिजुविनेटेड, स्टेट ऑफ बंगाल को रिजुविनेट कैसे किया जा सकता है। बंगाल जैसा प्रदेश सामान्य तौर पर आज से 30 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब बंगाल का नाम यदि कहीं लिखा जाता था या पढ़ा जाता था, तो जो बंगाल की, बेशक उस समय तक शायद मैंने बंगाल नहीं लिखा था, लेकिन बंगाल की जो सामान्य छवि किताबों में पढ़ करके हम सब लोगों के मन में, जहन में उकेड़ जाती थी, वो होती थी कि बंगाल भद्रलोक, बंगाली भद्रलोक का देश है। और एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोगों ने, या जहां की माटी ऐसे अनेक पर्सनैलिटीज को जन्म दिया है, जिन्होंने देश के 130 करोड़ लोगों को गर्व के साथ, सम्मान के साथ अपने आप को भारतीय महसूस करने का अवसर दिया है। मैं इस श्रृंखला में कई सारे लोगों के नाम ले सकता हूं, कई सारे लोग जिन्होंने जिस किसी भी विधा में, जिस किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने उन्होंने काम किया, न केवल बंगाल को, बंगाल की माटी को, अभी तो भारत भूमि को भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। एक छवि ऐसी होती थी कि देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसे लोगों का प्रदेश, जो प्रदेश इस देश को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष में अग्रणी प्रदेश के रूप में खड़ा रहा। एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश ने, जब देश में धार्मिक कर्मकांड इनका बोलबाला हुआ था, तब उन सारी व्यवस्थाओं को क्षीण करने, उन सारी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट की तरह को जिस धरती में जन्म दिया, एक महानता की छवि बंगाल को लेकर के उभरती, वहां लेकर के आज एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद में, मैं यदि अपने स्कूल में जब पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले अपने बच्चों से जब बंगाल की बात करता हूं, या वो जब बंगाल पढ़ते हो, तो उनके मन में बंगाल की जो छवि आती हो सकता है, शायद उसका कारण ये भी रहा हो कि इस 30 साल के सब कालखंड में, कि उस समय में जब मेरा बचपन था, तब उस समय में टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया एकदम प्रभावी नहीं था। जो कुछ हकीकतें थी, उन हकीकतों से हम अक्षर से रूबरू हो पाते। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन
कि 40-50 साल में जैसा आदरणीय धनारिया जी अभी कह रहे थे वैसा परिवर्तन हुआ। आजादी के बाद में जब देश आगे बढ़ने के रास्ते पर था उस समय तक बंगाल देश की फाइनेंशियल कैपिटल बना था और देश की आर्थिक गतिविधियों अंग्रेज के जमाने से लेकर लगभग 1990 के गतिविधियों केवल 1990 के दशक तक आते आते भी जो है बंगाल धीरे धीरे क्षरण होते होते बंगाल जो है 1990 का दशक था, 1980 और 90 के बीच में भी बंगाल उस रेस में जो रेस मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के बीच में थी, उस रेस में लगातार पिछड़ते पिछड़ते चौथी पंक्ति पर आ गया था। पहली पंक्ति से लेकर के चौथे पायदान आ गया। और आप में से जो लोग यहाँ बैठे वो लोग इस यात्रा के स्वाभाविक रूप से साक्षी रहे। आप लोगों को मेरे से ज्यादा उस बात को आप लोगों ने गंभीरता गहनता के साथ प्रतिष्ठित किया। वहां से प्रारंभ होकर आज कलकत्ता और बेंगलोर इस परिस्थिति में पहुंचा है। अपने देश में और दुनिया में बंगाल की छवि बनी है। निश्चित रूप से हम सब की छवि है। न केवल बंगाल में रहने वाले, कलकत्ता में रहने वाले लोगों के, पूरे देश के लोगों के, पूरे देश के लोगों के, इसलिए कि जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, बदलाव के दौर से गुजर रहा है, समरवर्तन के दौर से गुजर रहा है और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जंक्चर पर खड़ा है कि जब एक लॉन्चिंग पैड पर जब देश खड़ा है तब कल का बंगाल जितना बड़ा प्रदेश, पश्चिमी बंगाल जितना बड़ा प्रदेश और बांग्लादेश की एक इकोनॉमिक कैपिटल वो अगर पिछड़ जाती है तो हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की सही अर्थों में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दृश्य, ये कल्पना करना भी अत्यंत भयावह लगता है। 1970 में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में जब ज्योतिदा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, उनकी अपना एक व्यक्तित्व था और उन्होंने अपनी सोशलिस्ट इमेज के साथ में पहले कुछ वर्षों तक, आरंभ के 77 से लेकर के आरंभ के कुछ वर्षों तक उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से उनके कारण ने अराजकता का माहौल पैदा किया, जिस तरह की लूट, जिस तरह के स्ट्राइक्स के नाम पर जिस तरह की लूट प्रारंभ हुई, उसके कारण से धीरे धीरे लगातार क्षरण होता गया और राजनीति में अपराधीकरण का लगातार जो है 30 साल के उस कालखंड के बाद में कि शायद यहां व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं हो सकता और बंगाल ऐसा प्रदेश जाना जाता था। आप में से जो पुराने लोग हैं जिनका समाज में काम करने का अवसर मिला होगा या जिसने एक्टिविस्ट के रूप में थोड़ा बहुत भी बंगाल एक्टिविज्म को जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, वो निश्चित रूप से इस बात को महसूस कर सकता है और स्मरण कर सकता है कि बंगाल की धरती ऐसी धरती थी, चाहे दुनिया में कहीं भी अन्याय हुआ, दुनिया में वियतनाम पर अमेरिका जब वॉर कर रहा था तब इस बंगाल में मोर्चे निकाले जाते थे, आंदोलन होता था इस बंगाल में कि वियतनाम पर अन्याय अमेरिका कर रहा है। देश के किसी भी कोने में कहीं भी अगर कोई बड़ी घटना होती थी, उस घटना के विरोध में प्रतिक्रिया अगर सबसे पहले किसी धरती से आती थी, वो इस पश्चिम बंगाल की धरती से आती और वो पश्चिम बंगाल इस 50 साल की यात्रा में ऐसा मायूस हो गया कि आज जब बंगाल के लोगों पर भी इस तरह के अत्याचार होता है तो भी यहां से आवाज नहीं होती। मुझे एक छोटा सा प्रसंग के साथ में इसको, मैं छोटे से विषय के साथ में इसको जोड़ सकता हूं। उदाहरण के रूप में हमें से जो कोई लोग हैं जिनका शायद गांव में रहने का अवसर पड़ा होगा, उन्होंने देखा होगा घर में जब चूहा आता है तो चूहादानी घर में रखते थे, शहर में भी रखते होंगे। मुझे ज्यादा कलकत्ता के बहुत बड़े घरों में रहने वाले भी लोगों के विषय में जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी सामान्य घर में, मेरे जैसे घर में चूहा आना सामान्य बात है और वो हमारा लगभग घर में कंपेनियन होता है और चूहा आता है तो चूहेदानी रखना भी सामान्य बात है। चूहे को जब चूहेदानी को अंदर रखते थे, चूहे में दानी में कोई रोटी का टुकड़ा या कुछ भी उसके लिए ल्यूब्रिकेशन लटका कर रखते थे। चूहेदानी में जब चूहा फंसता, आप में से जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा उन लोगों को अनुभव होगा, याद आएगा। एक बार चूहेदानी में फंसने के बाद चूहा जो है दरवाजा बंद होते तमाम तरह के यत्न करता है, इधर से उधर भागता है, आवाज जो है आवाज निकालता है, दौड़ता है, भागता है, टकराता है, बार बार उसका सिर जो है उस जाली के चूहेदानी के पिंजरे के टकराता है। टकराने के बाद में थोड़ी देर टकराने के बाद में वो चूहा शिथिल होकर के मायूस होकर बैठ जाए। सुबह जब हम उठते हैं
रात में चूहा फंसा था, रात में उसने यत्न किया, प्रयत्न किया, हमने देख भी लिया, उसकी खड़खड़ाहट जो हुई उसके कारण से अनुभव गया कि वो करके अंततः शांत होकर के सो गया। सुबह जब हम उठते हैं और हमारे घर में से घर का कोई सदस्य या घर में काम करने वाला कोई सहयोगी जब उस चूहेदानी को लेकर के पास छोड़ने के लिए जाता था, नाले के पास या कहीं खुली जगह पे, चूहेदानी का गेट दरवाजा खोल देने के बाद में भी वो चूहा बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही बना रहता। डंडा लेकर के उसको बजाने के बाद में भी वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसने बाहर निकलने के सारे यत्न खत्म हो चुके हैं, सारे प्रयास हो चुके हैं, और वो मन से हार को स्वीकार कर लेता है। चूहेदानी को टेढ़ा करके थोड़ा थपथपाने पर वो निकलता है, एक बार निकलने के बाद में भी रुकता है और उसके बाद में वो भागता है। मुझे लगता है कि इस बंगाल के रिजुविनेशन का रास्ता, वो दरवाजा जो खुल गया है, ये कैलाश जी पिछले 5 साल से उस दरवाजे के चूहे को बाहर निकालने के लिए थपथपा, क्षमा कीजिए मैं आप लोगों को चूहा नहीं कहना रहता, लेकिन कैलाश जी पिछले 5 साल से आप लोगों को थपथपा करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक दरवाजा खुल गया है, ये एहसास बंगाल के समाज को नहीं हुआ। और मैं आज आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया कि आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है, आप सब लोग, क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यू पीपल आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर एन इंस्टीट्यूशन। आप सब लोग अपने आप में एक संस्था है, तो मैं आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए आया हूं। 2011 में 34 साल के शासन का पतन हुआ, दिल्ली का शासन आया, मां माटी और मानुष का नाम देकर 10 साल तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया और बंगाल की जनता ने यह अनुभव किया, बंगाल की जनता ने यह महसूस किया कि शी कैन बी ए सेवियर, ये हमको बचा सकती है, इस गुंडा राज से हमको बचा सकती है। बंगाल की जनता ने भरोसा किया, लेकिन केवल 5 साल में वो जो शक्ति, जो ताकत, जो डेमन्स, जो राक्षस कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 35 साल के अपने शासन में पैदा किए थे, वो सारे अपने कुर्ती का लाल रंग बदल करके नीली और सफेद कुर्ती पहनकर उनके पीछे खड़े हो गए। वो सारी की सारी शक्ति उन्होंने हथिया ली और जितना दमन, जितना क्रूरता, जितना अत्याचार, जितना अनाचार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने 35 साल में किया था, उतना का उतना रिकॉर्ड जो है उससे भी ज्यादा तेज गति से काम करने का रिकॉर्ड ममता जी ने बनाया। आज देश आगे बढ़ रहा है, आज पूरा देश प्रगति के पथ पर है, आज पूरा देश की छवि पूरे विश्व भर में बदली। पिछले 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारत की, भारतीयों की और भारतीयता की, इंडिया की, इंडियंस की और इंडिजीनियस चीजों की, इन तीनों की छवि जो है पूरे विश्व भर में बदली। आप लोग की सारे लोग जो है, यू पीपल आर वेल एक्सपोज पीपल, आप सब लोगों के विदेश में, दुनिया के हर एक कोने में कहीं ना कहीं व्यावसायिक व्यापारिक संबंध होंगे, परिवार के कोई लोग कहीं ना कहीं अवश्य रहते होंगे, और दुनिया के दूसरे कोने के लोगों से भी आपका भी प्रत्यक्ष रूप से, अब ये कोरोना का कालखंड आया है, 6-7 महीने का समय छोड़ दे, इसके अतिरिक्त आप में से भी अनेक लोगों को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, अपने परिवार के लोगों का भी दुनिया के अन्य देशों में जाने का अवसर मिलता होगा। और आप सबने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया होगा, या अपने परिवार के कोई सदस्य अगर दुनिया के किसी कोने में रहते हैं तो उनसे अवश्य बात करके पूछिए कि भारत की छवि पिछले 5-6 साल में किस तरह से बदली। मुझे पूरी दुनिया में काम करने का अवसर मिला है। आज से 6-7-8-10 साल पहले जब हम पूरी दुनिया में कहीं जाते थे, मैं ईमानदारी से साथ में, दर्द के साथ में भी कहता हूं, ईमानदारी के साथ में इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसी भारतीय, अगर कोई दुनिया के दूसरे देश का लोग व्यक्ति उससे पूछता था कि आप कौन से देश से, तो वो अपने आप को भारतीय बताने में भी झिझक महसूस करता था और ये कहता था वी आर एशियंस, हम एशियाई मूल के लोग हैं। वो ये नहीं कहता था कि हम भारतीय हैं। और यदि कोई भारतीय कह दे तो सामान्य रूप से यूरोपीय देशों में और अमेरिका में लोग इस तरह से उसके सामने रिएक्ट करते थे कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ नाचने गाने वालों का, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ बैकर्स, भिखारियों का देश है। और आज 6 साल बाद में जब हमारे देश का कोई भी बेटा अगर दुनिया के किसी कोने में जाकर के बात करता है और अपने आप का परिचय गर्व के साथ में करवाता भी है, और जब ये करवाता है कि मैं एक भारतीय हूं, तो पूरी दुनिया के लोगों को नरेंद्र मोदी का विकासवादी व्यक्तित्व दिखाई देगा, पूरी दुनिया में। अब हम लोग भारत का कनेक्ट स्पेस साइंसेस से करते हैं, भारत का कनेक्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस से करते हैं, भारत का कनेक्ट जो है फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ में करते हैं। लोग उसकी बात की जो है आपके सामने चर्चा करेंगे और उनके आंखों में एक स्पार्क आपको दिखाई देगा,
सम्मान बढ़ा है, भारतीयों का भी सम्मान बढ़ा। भारतीयों के साथ में जैसा मैंने कहा, पहले जब कोई व्यक्ति बात करता था तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए भी डरता था। आज जब वो इंट्रोड्यूस कराता है तो लोग खड़े होकर के उसका सम्मान। मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव से आपको कह रहा हूं, मुझे 30 साल में अनेक बार जाने का अवसर मिला, और आज 30 साल बाद में आज जब मैं जाता हूं, बेशक इसलिए नहीं कि मैं भारत सरकार में एक मंत्री के दायित्व के साथ में, औहदे के साथ में काम करता हूं, अन्यथा भी, क्योंकि परिवार के बहुत सारे लोग विदेश में, दुनिया बहुत बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। मैं जब उनसे बात करता हूं, उनके संस्मरण सुनता हूं कि जब वो ये कहते हैं कि मैं भारतीय हूं, तो सामने वाला जो है एक रिस्पेक्ट की निगाह से, आदर की निगाह से उनको देखता है। ये भारतीयों का सम्मान है। भारतीय का सम्मान, पूरी दुनिया जैविक खेती की बात करने लगी है, पूरी दुनिया जो है A2 पाव की बात करने लगी है, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी है। कोरोना के इस काल में हल्दी और दूध न केवल पूरी दुनिया में, बल्कि अभी तो अपने यहाँ भी, मैं वेदांता में भर्ती था, 3-4 महीने पहले मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया था, और वहां मुझे रोज सुबह काढ़ा पिलाते थे, शाम को हल्दी का दूध पिलाते थे। मैंने पूछा, मैंने कहा तुम डॉक्टरों में क्या प्राप्त हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ न कुछ करामात है। ये भारतीय का सम्मान बढ़ा, इंडिजीनियस चीजों का सम्मान बढ़ा। और मित्रों, इस समय में जब भारत इस तेजी के साथ में परिवर्तित हो रहा है, जब भारत एक संपरिवर्तन के दौर से, तब क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि बंगाल पीछे रह भारत में? और इसको बदलने की, यदि मैं कहूं कि रिजुविनेशन की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे ये पूछा जाए कि रिजुविनेशन कैसे होगा, मैं कहूंगा कि रिजुविनेशन आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बदल सकते हैं। मुझे जो मेरे मंत्रालय का माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया, उस काम में एक काम, मेरे मंत्रालय के जो विभिन्न विभाग हैं उसमें गंगा की सफाई भी एक काम। और गंगा की सफाई इस देश में कोई नया विषय नहीं है, अनेक वर्षों से इस देश में प्रयास हो रहे थे। क्योंकि जब कभी भी हम ये बात कहते हैं, मैं ये बात कहता हूं, आदरणीय कैलाश जी ये बात कहते हैं, आदरणीय धनानिया साहब ये बात कहेंगे, तो शायद ये लोग महसूस कर सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा कह करके हम कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। पिछले लगभग 30 साल 40 साल से गंगा नदी की शुद्धता पर काम होगा, गंगा नदी की सफाई पर काम होगा, उसका विषय चर्चा में। लेकिन जितने एफर्ट्स हो रहे थे, वो सारे एफर्ट्स कुछ हिस्से में पीस मील में थोड़े होते थे, जिनका कोई इंपैक्ट कोई नहीं होता। लेकिन जब एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि मिशन मोड में काम करेंगे, एक साथ पूरे सबने मिलकर के काम किया, पूरी लंबाई में एक साथ में काम हुआ, उसकी सहायक नदियों पर भी एक साथ में काम हुआ। आज परिणाम पूरा देश देख रहा है, देश की पूरी दुनिया देख रही है। जब कुंभ में, पिछले कुंभ के समय में 128 देशों के प्रतिनिधि आए थे, सबने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया, और दुनिया के बड़े एनवायरमेंटलिस्ट से लेकर के सब लोगों ने इस परिवर्तन को प्रत्यक्ष महसूस किया। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमारा देश जो है दुनिया के 10, हमारे गंगा नदी जो है दुनिया के 10 इतनी लंबाई की साफ नदियों में से एक। ये कैसे हुआ? कि क्यूमुलेटिव एफर्ट्स था और एक साथ सब लोग जुटे। और ये उदाहरण मैंने आपको इसीलिए दिया कि बंगाल अगर एक तरफ अलग रह जाएगा और नदी अशुद्ध होती रहेगी, ये गंगा कभी पवित्र नहीं होगी। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो गंगा को जो है पवित्र करना है, का जिस तरह से काम किया उसी तरह से सबको साथ आना पड़ेगा। इस रिजुविनेशन ऑफ बंगाल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की जिम्मेदारी। देखिए, देश बदल रहा है, हम सबको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब लोग इस बात को स्वीकार करते भी हैं कि देश बदल रहा है, हम सब लोग इस बात को अनुभव भी करते हैं कि देश बदल रहा है। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले जिस तरह की परिस्थितियां थी कि विकास का नाम या तो तुष्टिकरण के साथ जुड़ा होता था, या विकास का नाम जो है वो भाई भतीजावाद या अपने किसी परिचित पार्टी काडर के व्यक्ति के घर में कुछ न कुछ सरकारी सुविधा पैदा करना या देना, और उसके माध्यम से अपने काडर का, मजहब विशेष या समाज विशेष के लोगों का तुष्टिकरण करना, केवल और केवल विकास का मायना यह था। उसको बदल करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की परिभाषा को बदली कि जो कुछ भी करेंगे वो 100% लोगों के लिए करें, जो हकदार है, जिसको वो मिलना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को परखे हुए, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को जांचे हुए, बिना किसी पॉलिटिकल कमिटमेंट का असेसमेंट किए हुए, केवल इस बात को ध्यान में रखते हैं कि वो ठीक आदमी तक ठीक लाभ पहुंचना चाहिए, दृष्टि से काम करें। देश में पहले अनेक बार अवसर आप लोगों ने अनुभव किया, बहुत बार इस बात को लिखा गया है, पढ़ा गया है, कहा गया है, सुना गया है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए धरातल में पहुंच रहे। उस समय की फाइलों को उठा करके देखने का मुझे मौका मिला। मैंने देखा, क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी में था जब मैं चुन करके आया था पहली बार, मुझे देखने का अवसर मिला। मैंने सोचा
देश को बाहर निकालें तो देश के प्रत्येक व्यक्ति के घर में बैंक का खाता होना चाहिए। ये ज्ञान कोई चांद से तो आया नहीं था, उसी फायदे से निकाला, लेकिन उसको करना और उसको करने की जो है इच्छा शक्ति, इन दोनों चीजों का अभाव है। प्रधानमंत्री जी जब लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के ये बात कही थी, मुझे याद है उस समय देश के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने इसकी आलोचना की थी। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ब्लूमबर्ग ने is not so robust to withhold this type of bombardment in a stipulated time of window of time. ब्लूमबर्ग ने ऐसा लिखा कि देश की बैंकिंग व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है, वो चरमरा जाएगी, कि 10 करोड़ खाते खुलेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल विल होती है, उसकी ड्राइविंग होती है, तब ये ताकत खड़ी होती है। और एक साथ जो है उस 6 महीने का लक्ष्य लेकर के चले थे। आज हिंदुस्तान के 99.99% लोगों तक बैंक का खाता खुला। और कल आप सब लोगों में से शायद टीवी में देखा होगा, एक कटका पानी प्रधानमंत्री जी ने दबाया, 9 करोड़ किसान जो उसके लाभार्थी थे उनके खाते में अगले 5 मिनट में 2000 रुपए उनके खाते में 18,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। जो भी कुछ करेंगे, चाहे गरीब आदमी को घर देंगे, 100% लोगों को घर मिलना चाहिए देश में। एक आवास में ही नहीं रहेगा, वो चाहे किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी आस्था का हो, किसी राजनीतिक विचारधारा का हो, कहीं भी रहता हो। उस बस्ती में चाहे भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला होगा, लेकिन उसके भी गरीब आदमी का हक है, वो भारत की माटी का बेटा है, भारत का सपूत है, उसके घर में उसके सिर पर पक्की छत होनी चाहिए, उसे घर मिलना चाहिए। हर एक आदमी को बिजली का कनेक्शन हर घर तक पहुंचना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब 18,000 घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी, 18,000 गांव पंचायत तक बिजली नहीं पहुंची। मैं पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूं, जैसलमेर और जोधपुर। मुझे याद है जब मैंने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि शायद देश 21वीं सदी पर पहुंच गया होगा, हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए, चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी लॉकडाउन में पढ़ते हैं और अगले 1 पीढ़ी तक और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश में एक भी बच्चे को लॉकडाउन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हर एक घर तक बिजली पहुंचाने का हमने काम किया। हमने ये थोड़ी पूछा था कि तुम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के, जो बंगाल में ऐसे हालात है वो हमने नहीं पूछे थे। यदि तुम विरोध करोगे तो तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, ये भी हमने नहीं कहा। हर एक घर तक गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, हर घर तक सैनिटेशन। आज अब जिस समाज के लोग, जिस स्तर के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, वो जो महिलाएं हैं बैठी, शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि 2014 में जब लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हर घर तक शौचालय पहुंचेगा, उस दिन देश के 68% घरों में शौचालय नहीं था। 68%, 60 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी थी, 30 करोड़ महिलाएं ऐसी थी, माताएं बहनें ऐसी थी जिनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा थी और उन्हें नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था, उनको अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आपके और मेरे परिवार में शायद इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि ऐसे हालात देश में थे। 68% लोगों के घर में ये हालात थे। आज एक भी घर नहीं, एक भी। शायद कोई बंगाल जैसे प्रदेश में कहीं डेटा फोन करके इन्होंने कुछ बाकी रख दिए होंगे, इनके पास रहेगा, मैंने कहता, लेकिन खुद ने डिक्लेयर किया, यहां के जिलों ने भी अपने आप को डिक्लेयर किया। जो विकास करेंगे वो 100% के लक्ष्य के साथ में करेंगे और तभी देश इस तरह से आगे बढ़ा, लीप एंड बाउंस, जंप से लेकर के देश आगे बढ़ा और देश की छवि सुधरी। और जैसा मैंने कहा कि ये संपरिवर्तन का समय है, ये लोगों ने भी अपने संस्थानों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने फैक्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर देखा। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो स्टेक होल्डर्स का रिस्पॉन्स चाहता है। मेरे पास समय की सीमित है, वरना मैं भगवान राम के काल से लेकर के आज तक इस देश में जितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का उदाहरण दे सकता हूं। जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका ठीक परिणाम हुआ, वहां उस समय के लोगों ने काल सापेक्ष काम किया और ठीक परिणाम हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ मैं उसकी भी बात कर सकता हूं। और जिन लोगों ने नहीं किया, उस समय की सोसाइटी दे फेल टू सर्व एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ, कितनी पीढ़ियों को उसको भुगतना पड़ा, इसके भी उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। आजादी के आंदोलन के समय और आजादी के बाद में भी जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुए, मैं उसकी भी बात कर सकता हूं। मैं उस विस्तार में आज नहीं जाना चाहता, लेकिन जब कभी भी ये हकीकत है और सारे ट्रांसफॉर्मेशन चाहे दुनिया में कहीं भी हुए होंगे, उस समय की सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स ने अगर ठीक से अपनी भूमिका का निर्वहन किया तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव हुआ और उसका परिणाम जो है वर्षों वर्षों तक दिखाई दिया। और मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जहां से शुरू किया था वहीं आ रहा हूं कि आप सब लोग इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सब लोग संस्थाएं, आप लोग केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप लोग केवल एक परिवार नहीं है, आप ओपिनियन मेकर्स हैं। और मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि आप सड़क पर आकर के संघर्ष करें।
मैं आपसे ये अपेक्षा भी नहीं करूंगा कि आप सड़क पर आकर के जो प्रताड़ना मेरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहता है वो प्रताड़ना आप सहे, उसके भागीदार बने, उसके संवेदी बने। मैं आपसे ये अपेक्षा भी नहीं करूंगा। लेकिन हम वायुमंडल का निर्माण कर सकते हैं, हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके फोन में 2000-3000 कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा। आपका वेंडर होगा, आपका सप्लायर होगा, आपके लिए काम करने वाला होगा, आप जिसके लिए काम करते हैं, आपका रॉ मटेरियल सप्लायर होगा, आपका जो है आगे डीलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सीएमएफ एजेंट होगा, कोई ना कोई होगा। आपकी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल सप्लायर होगा, आपकी लेबर होगी, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा, आपका ट्रांसपोर्टर होगा। हजारों लोगों के नंबर आपके पास है कि नहीं? हजारों लोगों के नंबर होंगे आपके पास। मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करूंगा। हमका ये जो सड़क पर प्रताड़ना सहने का काम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। 400 लोगों की बलि ली जा सकती है, ली जा चुकी है 400 लोगों की। और अगर 400 लोगों की बलि ली जा सकती है तो 401 में हम में से भी किसी के परिवार का सदस्य होता है, हो सकता है। इसको हमको भूलना नहीं चाहिए, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जैसे हैं जिनका घर जला दिए गए, जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनके हाथ पांव तोड़ दिए गए, जिनको लाठियां मारी गई, जिनका अपमान किया गया, जिन महिलाओं का अपमान किया गया, ऐसे हजार कार्यकर्ता मैं बता सकता हूं। वो अपना काम करेंगे, लेकिन हमको भी समाज के जो है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम के स्टेक होल्डर होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है। हमको भी ये करना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा। आगे आकर के मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप सड़क पर नहीं लाना चाहते, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं? व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आप बंगाल में रहने वाले लोगों से दिन भर में शायद 25-50 लोगों से जरूर बात करते होंगे, अपने डीलर से बात करते होंगे, या किसी भी जो आपके से कनेक्टेड लोग हैं आपस में समाज से लोगों से बात करते होंगे, कहीं ना कहीं बात करते होंगे। मेरे कहने से एक काम करिए, और वो काम भी इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण जो है भगत सिंह का आजादी की लड़ाई में योगदान था उतना महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सिर में गोली खाकर के जो तपस्या की थी, जो कंट्रीब्यूशन किया था, सुभाष बाबू ने अपनी जिंदगी देकर के जो कंट्रीब्यूशन किया था, आप एक टेलीफोन कॉल करके सिर्फ चर्चा करके वो वहां मुकाम हासिल कर सकते हैं, वो पुण्य हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ बातचीत करनी है, लोगों से बात करनी है, उनसे सिर्फ इतना कहना है अब की बार परिवर्तन होने वाला, अब की बार परिवर्तन होगा, अब की बार बंगाल में बदलाव होना चाहिए। यदि आपने ये चर्चा करना प्रारंभ कर दिया, रोज आज इस सभागार में लगभग 200 लोग उपस्थित हैं, और आप सब लोग जैसा मैंने कहा इंस्टीट्यूशन से आप अपने जैसे लोगों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस तरह का भावना समाज में 2, 5, 10 हजार ऐसे लोग जो अपने आप में सस्ता है उनके बीच में जो है खड़ा कर सके। कोई अगर डॉक्टर होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसकी डॉक्टर फ्रेटर्निटी अगर पूरे प्रदेश में, जिस चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन होगा, प्रदेश भर के ऑर्थोपेडिशियंस का कोई ना कोई सोसाइटी होगी, उसके साथ उसका कनेक्ट होगा। अगर वो सामान्य चर्चा टांग जोड़ने की बात करते करते भी अगर ये कहेगा कि भैया अब की बार यार आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि बंगाल में बदलाव हो, बस इतने में सब कुछ हो जाएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ अपना छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहता, और यही बंगाल के रिजुविनेशन का रास्ता है, यही बंगाल को बदलने का मार्ग है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, बहुत हो गया, मुझे लगता है कि मैं अगर इस ऐसा विषय है कि जिसमें मैं घंटों बातचीत कर सकता हूँ, घंटों, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक प्लॉट आप सब लोगों के सामने रखता हूं, एक चित्रण आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। हिंदुस्तान आपके देश में, भारत में सबसे ज्यादा, हालांकि बंगाल में थोड़ी परिस्थिति उलट है, लेकिन फिर भी बंगाल में भी सौरभ गांगुली जी के कारण से बंगाल की क्रिकेट बंगाल में भी बहुत लोकप्रिय है। और देश में, हमारे भारत में भी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल अगर क्रिकेट के जगत में होती है तो वर्ल्ड कप के फाइनल में होती है, और वो भी तब होती है जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए। होती है कि नहीं होती? आप कल्पना करिए, एक बार इस सभागार में सब लोग जो बैठे हैं वो कल्पना करिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल। और वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर चुका है, टॉस करके, और 300 रन का टारगेट दिया। भारत 290 रन बन चुके हैं, 10 रन बनाने, 7-8 विकेट गिरे, एक टेलेंडर क्रीज पर खड़ा और सामने विराट कोहली साहब खड़े हैं। कल्पना कीजिए, आखिरी ओवर फेंका जाना, आखिरी ओवर की भी एक गेंद हो चुकी है, केवल 5 गेंदें बाकी है। अपेक्षा भी होगी, इच्छा भी होगी, बैट्समैन खड़ा है, सबको डर भी लग रहा है कि पता नहीं ये आउट हो गया तो अब तो एक ही विकेट बचेगा, इसके बाद में क्या होगा।
वो पूरी तेजी के साथ में बॉलर आया। मैं क्रिकेट को फॉलो नहीं करता हूँ, पाकिस्तान का कौन बॉलर होता है मुझे पता नहीं, मेरे जमाने में वसीम अकरम हुआ करते थे, अभी पता नहीं कौन होता है। वो तेजी से बॉल फेंकने के लिए आए, बहुत तेज से बॉल फेंके, 5वीं गेंद, 5 गेंद बाकी है, 5वें नंबर की गेंद फेंकी जा रही है, बहुत तेजी के साथ में दौड़े, बॉल फेंके। टेल एंडर बैट्समैन मेरे जैसा बेचारा कोई चलने वाला उसको दिखे नहीं, और बॉल जो है ऑन साइड से गई, ऑफ साइड से गई, उसको पता नहीं लगे और बॉल ऊपर से निकल जाए। अब 4 गेंद बचे, लोगों के मन में धुक धुक शुरू होगी कि नहीं होगी, धुक धुक ऐसे शुरू होगी। केवल 4 गेंदें शेष, अगली गेंद फिर वैसी उसी तेजी के साथ में फेंकी गई। उस टेल एंडर ने आंख नीच करके बल्ला घुमाया, बल्ले पे बॉल लगी थी, फिर वापस वही कि मैं अब केवल 3 गेंद बाकी। धक धक थोड़ी बढ़ेगी, और जब धक धक थोड़ी बढ़ेगी स्टेडियम में थोड़ा थोड़ा ज्वार शांत होगा, शांति होगी। अब केवल 3 गेंद बची है, रन 10 बाकी है जीतने के लिए। तीसरी गेंद जब वो फेंकने से पहले विराट कोहली साहब आएंगे क्रीज पर आकर के, उसके कान में कुछ मंत्र हो गए, आंख बीच के किधर भी इधर उधर घुमा, मैं दौड़ता हूँ 1 रन लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। और ठीक वो वैसा ही करता है, तेजी से बॉल फेंकी, उसने अब की बार बल्ला घुमाया, भगवान की कृपा से कहीं टच हुआ, दौड़ा, दौड़ करके 1 रन पूरा हो गया। अब 2 रन बाकी हैं और बस जो 9 रन बनने वाले। लोगों के मन में थोड़ी उत्साह जागा, लोगों के मन में थोड़ा वापस थोड़ा रिजुविनेशन हुआ है, बंगाल में जैसे रिजुविनेशन की जरूरत। लोगों के मन में ये भावना बनी है कि अब शायद कुछ हो सकता है। अगली बॉल फेंकी जाती है, बहुत तेजी से बॉल फेंकी जाती है, सौरभ जो विराट कोहली साहब पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हैं, स्क्वायर ड्राइव लगता है, 4 रन होता है, आखिरी गेंद और 6 रन बाकी। उससे स्टेडियम में क्या हालात हो, स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस, बॉलर बॉलर थ्रू पे खड़ा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप। विराट कोहली साहब का भी दिल जो है धड़का होकर, आजकल कैमरे सेंसिटिव हो गए हैं, वो जो विकेट के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है विकेट के पीछे, उसमें शायद विराट कोहली की धड़कन टीवी में हमको सुनाई दे रही होगी। घर पे जो लोग मैच देख रहे हैं टीवी के सामने बैठ करके, जो स्टेडियम में बैठे हैं वो शायद ऐसे देख रहे होंगे आखिरी बॉल है, पता नहीं क्या होने वाला है। घर पे जो टीवी के सामने बैठ करके देख रहे होंगे, माता जी पकोड़े बना के लाई होंगी, पकोड़ा हाथ में होगा लेकिन मुंह से हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे शायद कई लोग, या जो भी जिस किसी भी देवी देवता को मानते होंगे, काली माता का मंत्र पढ़ रहे होंगे कि यार देवी दया रूपेण संस्थिता, शायद ऐसा पढ़ रहे होंगे। पकोड़ा हाथ में होगा, मुंह में नहीं जा सकता, हाथ में रखे वैसे देख रहे हो, आखिरी बॉल है, कहीं पकोड़ा खाने के चक्कर में बंद नहीं हो जाए, मिर्ची आएगी, आंख बंद जाएगी, बॉल चली जाएगी। बॉलर तेजी के साथ बॉल फेंकता है, विराट कोहली हुक करता है, बॉल 6 रन के लिए स्टेडियम से बाहर चल जाती है। पूरे देश में और स्टेडियम में जो है वो जबरदस्त उत्साह का माहौल होता है, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, देश जीत जाता है, भारत जीत जाता है। मेरा प्रश्न यहां से प्रारंभ होता है, जब भारत जीत जाता है तब सबसे ज्यादा गर्व करने वाले, अपने जवानी देने वाले लोग जिस गर्व के साथ में चर्चा करते हैं, क्या हमारे बच्चे भी, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कर पाएंगे? हमको ये निर्णय करना पड़ेगा, क्या हम इस गर्व के अधिकार से उनको वंचित कर सकते हैं? मैं फिर कहूंगा कि क्योंकि वी पीपल आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी, हमारी पहली जिम्मेदारी है, जो जितना बड़ा है समाज में उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग समाज में क्योंकि प्रबुद्ध लोग हैं, समाज में क्योंकि समाज की ड्राइविंग फोर्स है, समाज को के ओपिनियन मेकर्स हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है इस देश के परिवर्तन के लिए भी और इस बंगाल के रिजुविनेशन के लिए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को बात जो है एहसास कराने के लिए मैं आया था, आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी ताकत के साथ में खड़े हो जाइए। जैसा मैंने कहा है, सामान्य छोटी छोटी गतिविधियां अपनी सोसाइटी में, अपनी बिल्डिंग सोसाइटी में चर्चा करिए, अपने जिस सोसाइटी में आप रहते होंगे, मॉर्निंग वॉक के समय 5 लोग साथ जाते होंगे, केवल उनके सामने बात करिए, छोटी छोटी चीजों से रिजोल्व बनेगा, and that result have enough power to change the visibility state of all and in your contribution will remember। जब कभी देश बदलाव का इतिहास लिखा जाएगा, मैं आप लोगों से आप ही के दायित्व का बोध कराने के लिए आप सब लोगों के बीच में आया, मुझे अवसर दिया। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।
যে বাংলায় যে পরিবর্তন হতে পারে, যে প্রশ্ন দিয়ে শেষ করেছিলেন শেখাওয়াতজি, যে বদল আসছে, এই বদল হচ্ছে, সেই বদল যে হতে পারে, এই ভাবনাটা যিনি প্রথম নিয়ে বাংলার বুকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন, তিনি আমাদের দেখা মাননীয় শ্রী কৈলাস বিজয়বর্গীজি মহাশয়। তিনি রয়েছেন আমাদের মধ্যে, তাকে আমন্ত্রণ জানাবো তার বক্তব্য রাখবার জন্য। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। धन्यवाद शंकु जी। इस समारोह के मुख्य अतिथि बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी मंत्री, आपके इतने जोरदार उद्बोधन के बाद मुझे कुछ कहना चाहिए, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ, पर फिर भी मंच पर आया हूँ तो बोलूँगा बहुत कम शब्दों में, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी ने बोला कि बोलने के बाद ये पारितोषिक मिलता तो और बोलता, इतना भी बोलो पारितोषिक को ही मिलेगा इसलिए मैं कम बोल के वो पारितोषिक यूज करता। गजेंद्र जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कल मैंने इनको फोन किया, मैं भी इस कार्यक्रम में नहीं आने वाला था, मेरी भी मध्य प्रदेश में बहुत जरूरी मीटिंग थी। अनुराग जी आने वाले थे, पर अनुराग जी को अचानक हिमाचल प्रदेश जाना पड़ा। सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए उस कार्यक्रम में, उनको पहुंचना बहुत ज़रूरी था। बोले भाई साहब मैं बाद में आऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो मैंने कहा मेरी बात कौन मान सकता है, तो मैंने सीधे गजेंद्र सिंह जी को ही पकड़ा। तो मुझे बहुत गर्व है कि सिर्फ अभी से 24 घंटे पहले बोला और वो यहाँ पर आकर हमारा सम्मान मिला। एक बार फिर से गजेंद्र सिंह जी के लिए तालियां। सावर धनानिया जी मेरी वो तारीफ करी, ये पार्टी की कोषाध्यक्ष, मेरी तारीफ इसलिए करी कि मैं इनसे कभी पैसे नहीं मांगे। मेरे को 5 साल कंप्लीट हो गए, 6ठे साल में चल रहा, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे को पैसे दो। बोला क्या मेरा टिकट करा दो, कभी नहीं बोला, इसलिए मैं इससे बड़ी खुश रहती हूँ। धनानिया जी के लिए जरा ताली बजा। इस कार्यक्रम के एक मिनट में बीच में 1 सेकंड में आपको डिस्टर्ब करूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ये जितने लोग बैठे उसमें आधे मेरे राजस्थान, आधे राजस्थान, आधे से ज़्यादा। मैंने अभी जितनी बात कही है उसका ये अभिप्राय ये नहीं लगा कि मैं इनसे पैसे नहीं मांगने वाला हूँ, उनको नहीं छोड़ दिया। मुझे बता दें प्रभारी के भाई साहब सहयोगी बना करके भेजा है, इसलिए समझ लेते कि आप ये भाषण दे करके जो टेलीफोन करके आपका काम चलने वाला नहीं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। मैं जब पहली बार आया था तो मुझे कहा कि भाई यहाँ के मारवाड़ी लोग, व्यापारी लोग बहुत अच्छे हैं, बस बात अच्छी करते हैं, नोट भी देते हैं, पर वोट देते हो पता नहीं चले जाते ही कहीं पर, मिलते ही नहीं। पर इस बार तो नोट भी मिलेंगे, वोट भी मिलेंगे, क्योंकि आप हैं गजेंद्र सिंह जी यहाँ के प्रभारी। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जो आयोजन हो रहा है वो बहुत जल्दी में हुआ, और इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। गजेंद्र सिंह जी के बोलने के बाद मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से अपनी बात, शालीनता से अपनी बात रखी है। पर मैं भी पिछले 5 वर्ष मुझे पूरे हो गए, 6ठे वर्ष में प्रवेश कर रहा है मुझे बंगाल में, और मैं कम से कम महीने में 15 दिन यहाँ पर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि 5 साल में 2.5 साल यहाँ पर रहा हूँ, और इस बंगाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा ख्याल है 10-10 बार होकर आया, और मैंने देखा कि बंगाल कितना फर्टाइल है, कितनी संभावना है। बंगाल के लोगों में भी बहुत संभावना है। क्या कारण है कि बंगाल की प्रगति नहीं हो पा रही? एक समय था, शेखौर जी ने बहुत अच्छा बोला कि बंगाल की पहचान क्या थी, या बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत अच्छे कलाकार एक जमाने में
मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब बंगाल का कब्जा था। उत्तम कुमार, बड़े बड़े हेमंत कुमार, किशोर कुमार, सब बड़े बड़े गायक, सिंगर, कलाकार, सब इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा देश के अंदर कलकत्ता के। राजनेताओं की बात करो, हम क्रांतिकारियों की बात करें, हम धार्मिक नेताओं की बात करें जिन्होंने सामाजिक क्रांति लाई, चाहे चैतन्य महाप्रभु, वर्तमान कर्पूरी ठाकुर, बंगाल का बहुत संभावना, बंगाल की पहचान है। बस सवाल ये है कि अभी वो पहचान है क्या? अभी बंगाल की पहचान क्या हो गई? बंगाल अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है, ऐसा लगता है मुझे। पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए, हम लोग कार्यक्रम में जा रहे थे, जो कुछ भी घटना हुई, पर उसके बाद जो देश भर दुनिया भर से मेरे पास फोन आया, सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इससे बंगाल की प्रतिष्ठा को देश ही नहीं दुनिया में ठेस पहुंची। ये बंगाल की पहचान है ही नहीं। बंगाल पता नहीं किस दिशा में चला गया। और देखिए, 10 साल बाद यदि कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि बाहरी और अंदर, बाहरी और अंदर, बाहर के लोग और अंदर के लोग, इसका मतलब है कि आत्मविश्वास खत्म हो गया। 10 साल में तो गिनाने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पर जब फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की बातें निकलती है तो उससे लगता है कि आत्मविश्वास खत्म हो गया। मैंने बताया कि मैं पूरे बंगाल में घूमा, यहाँ कोल माइंस, सोनार बंगला की बात करने वाले लोगों ने कोलार बंगला बना दिया। चर्चा क्या होती है? कोल माफिया, सत्ता के आसपास। कोयला कॉपी बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ माइंस है, पहाड़ है, बहुत अच्छे दार्जिलिंग के, वहाँ चाय होती है, दुनिया की सबसे अच्छी चाय मैंने वहाँ पी, बहुत महंगी चाय पी। परसों में गया था सिलीगुड़ी, कल ही गया था, मेरे मित्र उन्होंने बहुत अच्छी चाय करी मुझे, बोले पूरी एक्सपोर्ट होती है। जूट मिल, जूट का उत्पादन क्या नहीं है बंगाल में, पर फिर भी बंगाल पीछे क्यों? देखिए, मैं तकनीकी भाषण शेखावत जी जैसा नहीं दे सकता, पर मैं पार्षद रहा, विधायक रहा, मेयर रहा, मिनिस्टर रहा, पर मेरा भाग्य ऐसा रहा कि जब भी मैं मेयर रहा तो कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। अब कांग्रेस की सरकार और मैं भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे इंदौर का विकास कैसे करना, तो एक कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती है संबंध बनाने के लिए राज्य से। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आज यदि इंदौर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सफाई में नंबर 1 आया है, चौथी बार भी नंबर 1 आया, तो उसके पीछे भावना वहां पर डेवलप हो गई कि इंदौर मेरा घर है, जैसे मैं घर को साफ करूंगा वैसे मैं सड़क को भी साफ करूंगा। ये भावना हमने इंदौर में बिल्ड की। तब इंदौर आज मध्य प्रदेश में हम जब सरकार में आए तो दुर्भाग्य से मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, केंद्र में फिर कांग्रेस की सरकार। पर केंद्र से काम लेना, राज्य से काम लेना, विरोधी सरकार होने के बाद भी कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ संघीय ढांचे के अंदर। केंद्र से या तो आप झगड़ा कर लो या आप सहयोग ले लो। अब बताइए, बहुत छोटी सी बात है ये कि देश के सब किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा प्रधानमंत्री जी ने कल एक बटन दबाया, 10 मिनट के अंदर 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ हो गया। एक समय एक प्रधानमंत्री ने कहा था हमारे इंदौर के पास झाबुआ में, मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 ही पैसे पहुँचते हैं।
ये प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपया भेजा, सीधा 18,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में। अब ये तकनीकी है, इस तकनीक का उपयोग किया गया, इस पर भावना पवित्र है, भावना पवित्र है सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, कि लोगों के खाते में पहुंचना चाहिए, पहुंच गया। अब आपके बंगाल की मुख्यमंत्री कहती कि पहले मुझे दो, क्या आवश्यकता है इसकी? यहाँ पर ये कुछ शब्द मैंने यही सुने बंगाल में आने के बाद, कट मनी, सिंडिकेट, ये क्या है भाई? राज्य में, एक कल्याणकारी राज्य में इन शब्दों की क्या आवश्यकता है? देश प्रगति कर रहा है, प्रदेश प्रगति कर रहा है। जब मध्य प्रदेश में राजनीति करता था तो मुझे उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम से डर लगता था, बिहार पता नहीं कैसे प्रदेश। जब मुझे चुनाव में अमित शाह जी ने ड्यूटी लगाई उत्तर प्रदेश में, राजनाथ सिंह जी ने लगाई थी पहले, तो मैं डर गया। मैंने कहा कि मैं सब मिनिस्टर था, तो मैं अपने आई जी से बताया 50 वोट तेरा सिक्योरिटी दे देना, उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। कुछ नहीं, मुझे कुछ लगा ही नहीं कि वहाँ पर कुछ, और मेरी ड्यूटी भी मुलायम सिंह जी वाले क्षेत्र में, वहाँ कुछ पता ही नहीं लगा कि मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव करके आराम से चुनाव करके आ गया। 40 सीट थी मेरे पास, 40 सीट थी घूमा। उसके बाद बिहार की ड्यूटी ली, मैं बिहार गया तो बिहार के नाम से ही बड़ा डरता था। बिहार में उस समय मिनिस्टर था, तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स 4 और सिक्योरिटी ले गया अपने साथ। बिहार में मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा, थोड़ी बहुत 2-4 डिस्ट्रिक्ट में। जब बंगाल आया तो मैं सिक्योरिटी छोड़ के गया, मैंने कहा ठोका लाते घूमूंगा। और यहाँ आने के बाद सिक्योरिटी मैंने छोड़ दी, पर केंद्र सरकार ने चिपका दी मेरे पीछे, पहले वाई फिर वाई प्लस और जेड सिक्योरिटी। इसकी क्या आवश्यकता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पता नहीं आप लोग, मुझे मैं उद्योग मंत्री था जब यहाँ पर भी मैंने एक रोड शो किया था, आप में से कितने लोगों ने मुझे पता नहीं, या इंदौर आए हों तो जब मैं कभी इंदौर में मध्य प्रदेश में पायलट लेके नहीं घूमा, सिक्योरिटी लेके नहीं घूमा, मिनिस्टर था तो भी ऐसे घूमता था। यहाँ तो हमारे CISF के लोग कहते भाई साहब इससे मिलना, इससे नहीं मिलना, रोक देते कहीं जाने के लिए। क्या क्यों ऐसा क्यों नहीं हो गया? ये क्या परिस्थिति बन गई? कहाँ पहुँच गया बंदा? मैं मालदा गया, मालदा में मैंने 5 लोगों से पूछा क्या क्या मिलता है यहाँ पर। बोले जो चाहिए वो मिल जाएगा। AK-47 चाहिए, फिर बोला कि आपको नोट चाहिए, नोट। मैं क्या बता, तो बोले ये 5,000 के 5,000 इंडियन नोट दोगे तो ये 7,500 में, और ये वाले 8,000 में। मैंने देखा बिल्कुल नोट सही के नोट कोई अंतर नहीं। बोले ये बांग्लादेश में छपे, ये पाकिस्तान में छपे, फेक करेंसी। और ऐसा नहीं कि कोई छुप के मिल रही है, सरेआम। बंगाल की प्रतिष्ठा इससे है क्या? बंगाल की पहचान है क्या? क्या हो गया बंगाल? यदि हम चुप रहेंगे तो भुगतना हम पे पड़ेगा। आज मोदी जी को बाहर का बोला, अमित शाह जी को बाहर का बोला, मुझे बाहर का बोला, कल आपको भी बाहर का बोले। बंगाल को बचाना है तो बंगाल में बहुत संभव है, क्या नहीं है बंगाल? फर्टाइल जमीन, अच्छी खेती होती है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10-10 बार होकर आया। बढ़िया चाय होती, चाय इंडस्ट्री खतरे में, जूट इंडस्ट्री खतरे में। अभी मुझे
किसी ने बताया कि लगभग पिछले 3.5 साल के अंदर 1000 छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए। 1000। सरकार में आप ही की बिरादरी के एक मंत्री बैठे हुए हैं, वो जादूगर हैं, आपको लीड करते थे। कभी वो ऐसे आंकड़े देते हैं कि बंगाल ने औद्योगिक उन्नति हो गई, बंगाल की पिटाई कम बढ़ गई। पहले मैं जब बंगाल में घूमता था तो लोग ऊपर कम से कम दुपट्टा डालते थे, अब ग्रामीण क्षेत्र में दुपट्टा भी रह गया, खाली लुंगी बांध के बैठे रहते लोग। और बहुत संभावना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कर रहा है, जिसको कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, देश ने आज वो विश्व का नेता बन गया। जहां भी जाता है काले लोगों के बीच में या गोरे लोगों के बीच में लोग मोदी मोदी नारे लगाते हैं। ये मोदी मोदी नारे लगते हैं तो मोदी जी के लिए नहीं लगाते, ये इस देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान है। ये बात सही है, इस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, बात सबसे खराब दौर है। कोविड का ये साल जो तो जा रहा है, ये बहुत खराब है, हर दृष्टि से बहुत ही खराब है। पर उसके बाद भी लोगों में निराशा नहीं। आपको 2014 के पहले की बात बताना चाहता हूं, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हम सुबह पेपर देखते थे, शाम टीवी देखते थे, हम देखते थे कि यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया। एक निराशा का वातावरण था, लगता था देश क्या होगा, कौन संभालेगा देश, किधर जा रहा देश। आज का समय बहुत खराब है कोविड का। पर लोगों में निराशा नहीं, विश्वास है कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, देश को संभाल लेगा, अर्थनीति भी बढ़िया हो जाएगी। ये होता है नेतृत्व। और इसलिए मित्रों, बंगाल में बहुत संभावना है। बंगाल फिर से नंबर 1 प्रदेश बन सकता है। क्या नहीं है बंगाल? भी है सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर, सस्ता मजदूर इतना सस्ता मजदूर है कि मालदा में मुझे बताया कि भाई ये जा रहा है ना, इसको 25,000 रुपये दे दो, किसी की भी गर्दन हाथ में लगा दो। सबसे सस्ती सुपारी यदि कहीं है तो बंगाल के अंदर। बहुत बहुत संभावना है बंगाल के अंदर। मैंने पार्षद से अपना जीवन प्रारंभ किया, मैं विधायक बना, मेयर रहा, मिनिस्ट्री रही, मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्टर था, पावर मिनिस्टर था, PWD मिनिस्टर था। तो हम बंगाल को ऐसा बंगाल बनाए कि लोग सिर्फ सोनार बंगला की बात करके कोलार बंगला बना दिया, हम इसको सोनार बंगला बना सकते हैं। इतनी संभावना इस प्रदेश के अंदर है और इसी संभावना यहाँ के नागरिकों के अंदर है। आप लोग तो जब आपने बंगाल की पहचान बनाई, एक समय था कि दुनिया के देश भर के लोग अगर नौकरी किसी प्रदेश में मिल सकती है तो लोग बंगाल की बात कर रहे हैं, कलकत्ता की। कलकत्ता में नौकरी मिल गई, चलो आज यदि बंगाल का नौजवान पढ़ लेता है तो वह नौकरी ढूंढने बाहर जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं हमेशा यही ड्रेस पहनता हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते। मैं कभी बेंगलोर में उतरता हूँ तो एकदम बंगाल के लड़के दौड़ के आ जाते हैं, भाई साहब जल्दी से सरकार बनाओ, हम हमारे माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? नौकरी नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पर IT कंपनी में काम करते हैं, 50,000 रुपये कमाते हैं,
वहाँ पर 25,000 तनख्वाह मिलेगी ना तो भी हम बंगाल में आ जाएंगे, क्योंकि माता पिता के साथ तो रहेंगे। आज यहाँ का नौजवान, शायद आपको पता है कि नहीं पता, मेरी पत्नी कलकत्ता की, और मुझे याद है 35 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, यहाँ का एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, हम लोग को बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। जब मध्य प्रदेश से यहाँ आते थे तो जब बच्चों को देखते थे, यहाँ के हमारे उम्र के लड़कों को देखते थे, तो बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कितना अच्छा है एजुकेशन। मैं पार्षद, मैंने बहुत नजदीक से कम्युनिस्ट पार्टी का अध्ययन किया, 8 दिन 10 दिन रहा, और मैंने यहाँ पर देखा, उनके कार्यालय देखे, उनके जरूर से देखा। विज्ञानी तो बड़े भक्तिपूर्ण से बड़े कितनी अच्छी बात करते हैं, झोला टांग के घूमते हैं, और कार्यालय पे सब लोगों से मिले हम, एकदम सिंपल मिनिस्टर के रह गया। मिनिस्टर का फर्नीचर देखा तो हमारे यहाँ तो क्लर्क का उससे अच्छा फर्नीचर होता, इतना खराब फर्नीचर था उसका। बड़ी सादगी से बात की, कम्युनिस्ट पार्टी की सादगी बहुत अच्छी लगी। और जब मैं यहाँ के बिजनेस में लोगों से मिला तो एक मेरे भांजे जो यहाँ रहते हैं, उनके साथ एक बिल्डर से मिला, तो उसने बोला साहब यहाँ पर जीटी देना पड़ता है। जीटी बोले गुंडा टैक्स। तो ये कौन सा टैक्स? मुझे क्या लगता है हमें अगर बिल्डिंग बनाना तो हम 5 लाख रुपये यहाँ दे देते हैं, तो हमारा नक्शा भी पास होकर आ जाता, और बाद में कोई उनको परेशान करने भी नहीं आता। इस कार्यालय में फ़ोन कर दो हमें, तो बड़ी सुरक्षा है, तो परेशान क्यों करते हैं मुझे खुद लोग। सीपीएम के वक्त ये तो था कि कम से कम राजनेता थे जो आगे थे, पीछे गुंडे थे। यहाँ तो सारे वो जो लोग गुंडे थे वो सब इधर आ गए और नेता बन गए, मंत्री बन गए। विजन था उनके पास। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए विजन वाली टीम चाहिए। किसी भी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए विजन वाली टीम चाहिए। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। बंगाल में बहुत संभावना है। बंगाल देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि सीमावर्ती प्रांत है। यहाँ घुसपैठी आती है, घुसपैठी के साथ हथियार के साथ फेक करेंसी आती है, फेक करेंसी के साथ आतंकवाद आता है, और पता नहीं क्या क्या आता है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो इसलिए बंगाल बच सकता है। बंगाल ठाठ से बंगाल की शान के अनुरूप बन सकता है। और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ यदि बंगाल में परिवर्तन होगा तो बंगाल में बहुत संभावना है। आप लोगों की क्षमता सारी दुनिया जानती है, विशेषकर कलकत्ता के लोगों की किस प्रकार आर्थिक रूप से, आर्थिक प्रगति में आप लोगों की हिस्सेदारी रही। निश्चित रूप से आपके अवसर को चाहिए, अवसर चाहिए, वो अवसर मिल सकता है, और मिलेगा तो एक बार फिर से सोनार बंगला बनेगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।